गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीफ कमांडर ऑफ टेररिस्ट आउटफिट अल उमार मुजाहिदीन है, उनको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंडर। तो ये जो पर्सन है, इसको 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट हाईजैकिंग हुई थी उसमें जो है रिलीज़ किया गया था इस टेररिस्ट को। और ये कहा जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा कि ये पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में जो है टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता रहा है, शुरू से कैंपेन चलाता रहा है। तो इसलिए यूएपीए के अंडर जो है इस इंडिविजुअल को जो है अब टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको पता होगा कि 2019 में यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद से यूएपीए के अंडर जो है इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती थी। इससे पहले ये जो है प्रोविज़न अवेलेबल नहीं था। उससे पहले गवर्नमेंट सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर सकती थी। तो यूएपीए क्या है? एक ऐसा एक्ट है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंडिया में जो है उसको बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ऑफ कोर्स जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है। तो 1967 में इस एक्ट को बनाया था ऑफ कोर्स, और ये अकेला इस टाइम पर एक्ट है क्योंकि आपको पता है पोटा जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इस टाइम पर अकेला ये एक्ट है जिससे ये डिफ़ाइन करता है कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो अकेला ऐसा यूनियन लेजिस्लेशन है जो कि टेररिज्म से डील करता है इंडिया में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 2019 में क्या अमेंडमेंट हुई थी। तो 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से प्रोसीजर बताया गया, स्पेशल प्रोसीजर्स बताए गए कि कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल्स को जो है हम कैसे डील करेंगे। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डील कर जो है वो डिक्लेयर करने से पहले कुछ जो है वो क्राइटेरिया बताया कि कैसे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। जैसे कि अगर या तो वो किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो कुछ टेररिज्म फैलाने में, प्रमोट करते हो, या फिर किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो अगर टेररिज्म में, तो ये माना जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी एक्ट के अमेंडमेंट के अंदर जो 2019 की जो अमेंडमेंट है यूएपीए में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया कि वो किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन पावर्स के लिए भी जो है वो क्राइटेरिया बताया गया कि समझ लो अगर एक पुलिस का कोई इंडिविजुअल है, अगर वो टेररिज्म के केसेस यूएपीए के अंदर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो मिनिमम एटलीस्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक का पर्सन होना चाहिए। अगर एनआईए जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड केसेस यूएपीए के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना है जो कि टेररिज्म से कनेक्टेड है, तो एनआईए को डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए की परमिशन रिक्वायर होगी, उसके बाद ही वो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की जा सकती है। तो अब उसके अंदर एक और जो है आपकी टेररिस्ट जो एक्ट के अंदर आपकी एक और शेड्यूल को ऐड किया गया, एक और लिस्ट को ऐड किया गया रादर, जो कि हमारी इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। तो इस ट्रीटी के अंदर भी जो प्रोविजंस है उनको भी जो है इस एक्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस। तो व्हाट्सएप को जो है वो अलाउ कर दिया है एनपीसीआई ने कि वो 60 मिलियन यूज़र्स जो है अपने यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस में जो है व्हाट्सएप पे में डाल सकता है। तो अब इससे होगा क्या कि उनके लोग लगभग 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ यूज़र्स जो है वो व्हाट्सएप के यूपीआई के हो जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, ये परमिशन लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो एक्चुअली जो है एनपीसीआई ने ये मैंडेट किया था कि कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म 3 मंथ्स के जो है बेसिस के पीरियड पे जो है 30% से ज़्यादा जो है वो टोटल जो है यूपीआई की ट्रांजैक्शन उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम समझ लो कि 100 करोड़ रुपीज़ की जो है ट्रांजैक्शन होती हो अगर यूपीआई में 3 महीने की, तो ऐसा नहीं होगा कि 50 करोड़ की जो है ट्रांजैक्शंस हैं वो समझ लो एक ही व्हाट्सएप पे से ही हो रही हो। ठीक है, तो उसको नलीफाई करने के लिए उन्होंने ये रेगुलेशन निकाला था कि ऐसा ना हो कि मोनोपोली बन जाए जैसे फ़ोनपे की या गूगल पे की। तो उन्होंने जो फ़ोनपे या गूगल पे जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही थी कंपनीज़, उनको अलाउ किया कि आप जो है 2022 के एंड तक इसको जो है वो आप इस रेगुलेशन को जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो न्यू बिगनर्स थे, जैसे कि व्हाट्सएप बाद में आया था, तो व्हाट्सएप को तो अलाउ ही नहीं किया गया, तो इसलिए जो है अब अलाउ किया गया उन्हें कि वो 60 मिलियन यूज़र्स को जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद वो टोटल अब 100 मिलियन यूज़र्स जो है यूपीआई के वो व्हाट्सएप पे पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यूपीआई है क्या?
तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट्स एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पर चलाने का आपको जो है वो सुविधा देता है। तो बहुत सारे बैंक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे को पैसे भेज सकते हो, अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स जो है वो आप पीयर टू पीयर कर सकते हो। तो उसको हम यूपीआई कहते हैं। इसको ऑफकोर्स एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई क्या है? एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस का। 2007 में इसको बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट के अंदर। जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसको रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। और 10 कोर प्रमोटर बैंक्स थे शुरू में, जो आपके इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। लेकिन 2016 में 56 न्यू मेंबर बैंक्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और एनपीसीआई का वो भी जो है वो मेंबर्स बन गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉयला बैसाख। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने पॉयला बैसाख की जो है ग्रीटिंग्स दी हैं लोगों को। तो ये एक्चुअली बंगाली कैलेंडर का सबसे पहला दिन होता है। ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ बांग्लादेश भी इसी दिन से शुरू होता है। और 14 अप्रैल को बांग्लादेश में, 15 अप्रैल को जो है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में इसको मनाया जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसको शुभो नववर्षो मतलब न्यू हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है। और इस दिन जो है बांग्लादेश में मंगल शोभा यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसको 2016 में यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दृश्य। तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ड्रोन पायलट्स का, जिसको हरियाणा में सेटअप किया गया है। अब दृश्य नाम का क्या हुआ? ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, ताकि जो है जो लोग ड्रोन्स को जो है चलाते हैं उनकी जो है ट्रेनिंग कराई जा सके। तो एक्चुअली हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने एक सेपरेट कॉरपोरेशन बनाई है स्पेशल यूएवी ड्रिवन जो है गवर्नेंस देने के लिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी कि अगर हेल्प आप ड्रोन्स की एप्लीकेशन या ड्रोन्स के जो पायलट्स को आप ट्रेनिंग दोगे, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करोगे, तो आप इलीगल इंक्रोचमेंट्स पे नज़र रख सकते हो। आपको मैनुअल सर्वे करने नहीं जाना पड़ेगा, आप ड्रोन्स के जो है के ही हेल्प से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है एरियाज़ की एक्सपेंशन पे नज़र रख सकता है। तो ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं ड्रोन्स के, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ में पावर, डिजास्टर मैनेजमेंट, माइनिंग, फॉरेस्ट, ट्रैफिक एटसेट्रा, बहुत सी जगह पर ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, उन्होंने इन्विटेशन दिया है ताकि जो है जो पार्टीज़ इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना चाहती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर जो है, तो वो आप इंटरेस्ट शो कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने वो चाहते हैं कि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस को आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ कंपेयर करो, यूपीआई की तरह है ये, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के देना चाहते हैं ताकि जितने भी हेल्थ के डिजिटल सॉल्यूशंस हैं उन सबको एक इंटरऑपरेबिलिटी की जा सके। मतलब समझ लो जैसे इंश्योरेंस का, फिर आपका जो है फार्मेसीज़ का, इन सब को आपस में लिंक कैसे किया जा सकता है, आपस में कैसे डील कर सकते हैं। तो ये इसके लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, या फिर बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स को एक साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में तो बैंक्स को कनेक्ट किया है, तो इसमें आप जो है हॉस्पिटल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है ये यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बनाना चाहती है गवर्नमेंट। उसमें लोगों के जो है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को बोला कि आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो बनाने में, तो आप आ सकते हो। फिर हेल्थ क्लेम्स प्लेटफॉर्म, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो कि पब्लिक गुड होगा ऑफ कोर्स, और इसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स या लैब्स जो हैं वो अपने ई क्लेम्स सबमिट कर सकते हैं, और जो जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनको पे करना होता है आपके बिहाफ पे ऑफ कोर्स, तो वो इसका यूज़ करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपकी जो जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको हेल्थ सॉल्यूशंस, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस देने के लिए भी ये एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। इसके अंदर भी लोगों की पार्टिसिपेशन मांगी गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाई लेमन्स आर सो कॉस्टली। आपको पता है कि लेमन के प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 10 से 15 रुपये का एक लेमन मिल रहा है कुछ मार्केट्स में, कंट्री में। तो एक्चुअली में हुआ क्यों है, पहले उसको हमको देखने के लिए समझना पड़ेगा कि कितना लेमन की ग्रोथ है कंट्री में और कहाँ पे होती है। तो और जो है आपकी 3.17 लाख हेक्टेयर्स में लेमन उगाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है लेमन। 37.17 लाख टन्स जो है इंडिया में एनुअली प्रोड्यूस होता है लेमन। और इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? वार्म, मॉडरेटली ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट। और इसको अगर हैवी रेनफॉल मिल गई, उससे क्या होगा कि लेमन जो है का जो आपका फ्रूट है वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल डिसीज आ जाती हैं। तो बारिश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको उगाया कैसे जाता है? तो बहार ट्रीटमेंट होती है एक। बहार ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फार्मर जो है वो इरिगेशन रोक देते हैं और केमिकल स्प्रे करते हैं। फिर जब जो है थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं उसकी, जो आपके ऑर्किड्स होते हैं, और फिर दोबारा फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट देके थोड़ी सी इरिगेशन करते हैं, उससे फ्लावरिंग दोबारा आती है और जो है फ्रूट फॉर्म होने लग जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ
कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा अगर हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे आपको पता है सितंबर अक्टूबर का जो सीज़न था 2021 का, तब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। उससे क्या हुआ कि एक्सेस मॉइस्चर भी हो गया, और जो है आपका जो ये लेमन ट्री था ये जो है मॉइस्चर को नहीं सहन कर पाया, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, आपके जो है ये फ्रूट जो है डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गई। तो उससे क्या हुआ कि फ्लावरिंग भी नहीं हो पाई। तो अब वही बात है, डिमांड ज़्यादा है ऑफ कोर्स आपकी जो है लेमन की, लेकिन सप्लाई क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि बहुत सी फसल तबाह हो गई है बिकॉज ऑफ दिस रेन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस हाइक मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि एटलीस्ट अगले अक्टूबर या नवंबर तक तो ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी जब तक न्यू क्रॉप जो है वो नहीं आती है मार्केट में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लैक सी। तो आपको पता है मॉस्कवा जो कि रशिया की बहुत बड़ी वॉरशिप थी वो सिंक हो गई है। कहा जा रहा है यूक्रेन द्वारा कि उन्होंने एक मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन रशिया का क्लेम है कि एक फायर लग गई थी इस शिप पर, उसकी वजह से जो है ये मॉस्कवा सिंक हो गई। तो ये अगर जो भी रीज़न हो ऑफ कोर्स, चाहे एक ऐसा भी रीज़न हो, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी ये एक एडवांटेज होगी, क्योंकि उनकी जो है डिफेंस फोर्सेस के लिए एक तरह से मोटिवेशन होगा कि उन्होंने एक रशिया की सबसे बड़ी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो एक्चुअली जो है ब्लैक सी में इसको मॉस्कवा को डिप्लॉय किया गया था। तो हम देखते हैं कि ब्लैक सी क्या है। तो पहले तो आप यहाँ पर ब्लैक सी का मैप देखो, तो ये है रहा रशिया आपका, ठीक है। अब ये आपका सेवास्टोपोल, ये आपका क्राइमिया रीजन है। तो ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका सी ऑफ ओजोव है, ये आपका जहाँ पर इस्तांबुल दिख रहा है यहाँ पर ये बॉस्फरस स्ट्रेट है, हमने पहले भी पढ़ा था। और ये है आपका सी ऑफ मरमरा के जो ये दोबारा स्ट्रेट आता है इसको हम डार्डनल स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ईगन सी आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर कर रही हैं। अब क्योंकि ब्लैक सी बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो देखो जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, आपका रोमेनिया, बुल्गारिया और जो है टर्की, ये जो है कंट्रीज़ जो हैं ब्लैक सी के साथ बॉर्डर करती हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो रशिया के लिए ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहले तो आपने लोकेशन देख ली कि जो ब्लैक सी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यही जो है ब्लैक सी, ये देखो रशिया को अगर आपको जो एगन सी के बाद ऑफ कोर्स आपको पता है मेडिटेरेनियन सी है, तो अगर मेडिटेरेनियन सी तक एक्सेस चाहिए तो ब्लैक सी के थ्रू ही एक्सेस मिलता है। इसीलिए रशिया ने ब्लैक सी फ्लीट भी बनाई हुई है, 1783 से बनाई है ये ऑफ कोर्स। और जो है इसके अंदर जो है रशियन नेवी जो है वो ब्लैक सी ऑफ अजोव और इवन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी ऑपरेट करती है। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ब्लैक सी फ्लीट का? सेवास्टोपोल कहाँ पर है? क्राइमिया में, जिसको रशिया ने 2014 में अनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है ब्लैक सी की रशिया के लिए? ऑफ कोर्स अगर उनको जो है मेडिटेरेनियन तक पहुँचना है, नेटो की फोर्सेस को जो है किसके अगेंस्ट जो है अगर स्ट्रेटेजिक बफर बनाना है तो ब्लैक सी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रशिया को अपनी डिप्लोमेसी और अपनी पावर प्रोजेक्शन बियॉन्ड जो है ब्लैक सी दिखाने के लिए भी ब्लैक सी की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं से वो मेडिटेरेनियन में एंटर हो पाता है, ठीक है। वरना तो ऑफ कोर्स उनके पास है क्या, ऊपर जो है आर्कटिक जो है वो आपका जमा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये ब्लैक सी का ही यूज़ करते हुए रशियन नेवी जो है वो अपनी पावर प्रोजेक्शन वर्ल्ड वाइड कर पाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is UAPA, that is the Unlawful Activities Prevention Act. So recently the government of India has designated the chief commander of terrorist outfit Al Omar Mujahideen, Mushtaq Zargar, as a terrorist under the UAPA. So he was of course one of the released terrorists in the year 1999 Indian Airlines flight hijacking. So he was running an incessant campaign from Pakistan to fuel terrorism in Jammu and Kashmir. So UAPA allows the government of India to designate even the individuals as terrorists without a due process of law. So what is UAPA? So it is of course an act of 1967, and under this act any association which is unlawful and it is carrying out unlawful activities in the country is being prevented from carrying out such activities. So it also defines a terrorist act, so and it is the only union legislation at the moment which is dealing specifically with terrorism. Okay, so after the 2019 amendment, certain powers have been given to the investigative authorities, like the government of India has been given a criteria when the government can declare any organization as a terrorist organization. So if any organization is committing or participating in an act of terrorism, or it is preparing for terrorism, or it is promoting terrorism, or even
or anywhere it is involved in terrorism, then that particular organization can be labeled as a terrorist organization. It also empowers the government to designate even individuals as terrorists. Apart from, of course, the organizations, the government is also empowered to designate individuals as terrorists. Okay, so for seizure of property, any property which is related with the acts of terrorism, then the NIA can seize that property. Of course, it can only do so after the approval from the Director General of NIA. In case of police conducting an inquiry or an investigation under UAPA or terrorist for any terrorist-related cases, terrorism-related cases, only officers above the rank of Deputy Superintendent or Assistant Commissioner of Police can do such investigations. In case of NIA, any person over the rank of Inspector can investigate such cases. Okay, so these are the amendments of the 2019 amendment to the UAPA Act of 1967. Okay, so now let us see the next topic, which is UPI based payment service. So government of India, rather NPCI, has allowed WhatsApp to add 60 million users to its UPI based service, WhatsApp Pay. So now it will have total number of 100 million users who will be using WhatsApp Pay. So why they had to ask for permission? Because NPCI had made a rule that no individual platform would be able to hold more than 30% of total transaction volumes of UPI on a 3-month rolling period basis. So of course, you know that PhonePe, it is currently commanding about 49% of market share in UPI, and but still, why it was allowed? Because NPCI has decided that PhonePe and Google Pay, they are old players, so they have been given time until the end of 2022 to comply with this directive. So WhatsApp, of course, was a new entrant, so it was not given the time, and it was asked to comply immediately. But now the NPCI has given them a time to add 60 million users to their WhatsApp Pay platform. So what is this UPI? UPI is basically integration of multiple bank accounts into a single mobile application. You all may be using UPI, Google Pay, Phone Pay, etc. So what is this NPCI? So National Payments Corporation of India is an initiative of RBI and Indian Banks Association, and it was of course formed under the provisions of Payments and Settlements Act of 2007. It has been incorporated as a not-for-profit company, and initially 10 core promoter banks were participating as members of Indian Banks Association with the RBI to form this NPCI, but in 2016 56 more members joined the club. Okay, so the next topic is Poila Baisakh. So PM Modi has greeted people on Poila Baisakh. It is basically the first day of Bengali calendar, and it is also the official calendar of the Bangladesh. So this festival is celebrated on 14th of April in Bangladesh and 15th of April in West Bengal, Tripura and Assam. So this is basically the traditional greeting on this very day is Shubho Nobo Borsho, that means Happy New Year. And on this very day in Bangladesh, Mangal Shobha Jatra is organized, which has been given the tag of a cultural heritage of humanity by UNESCO in 2016. So the next topic is Drishya. Drishya is a training institute for drone pilots which will be set up in Haryana, and it is first of its kind initiative and Haryana has become the first state to create a separate corporation for UAV driven governance application in the state. So what is Drishya? Drishya is basically Drone Imaging and Information Service of Haryana Limited. It will be a corporation of the state, and it will cater to the training needs of personnel who are involved in drone piloting. Okay, so of course, if the drone application is increased in the state, then illegal encroachments can be controlled, and even expansion of areas in the state can be controlled by the revenue department. Apart from revenue department, there are other multiple applications for drone in governance, like power sector, urban local bodies, disaster management, mining, forest, traffic, etc. So this will be a win-win situation for the governance of the state. So the next topic is National Health Authority. So National Health Authority has extended an open invitation to all interested parties for sharing their expression of interest for developing innovative solutions under the NHA. Okay, so they have invited applications for 3 basic applications. The first one, of course, is the Unified Health Interface. So compare it with the UPI, and it will be a digital platform which will allow interoperability between various different digital solutions
who are working in the fields of healthcare. And the second one is, of course, health claims platform. So in this case, different health providers like hospitals, labs will be etc. will be connected with the payers, that is the insurance companies, etc., for payment and settlement of their accounts. And the third one, of course, is software as a service. So it is basically a digital health solution which will be used by healthcare providers, and it will be an overarching system where this software will be utilized by these healthcare these healthcare individual stakeholders. So the next topic is why lemons are so costly. So you know that a single lemon is being sold at about 10 rupees to 15 rupees in several markets. But why the lemons have become so costly suddenly? So you know that before understanding the price rise in lemons, we have to understand the basics about the lemon. Okay, the lemon crop. So it is a fruit actually which is grown in orchards, and it spans a combined area of about 3.17 lakh hectares in the country, and Andhra Pradesh is the largest lemon growing state in India. So annually India produces about 37.17 lakh tons of this fruit, and lemon fruit requires warm, moderately dry and moist climate, and if there is heavy rainfall, then it will induce bacterial diseases in the orchards, and the lemon crop would suffer. So how this lemon fruit is grown? So actually there is Bahar treatment. In Bahar treatment, farmers withhold irrigation and they spray chemicals. Then they cut off what is pruning. Pruning means basically cutting off or trimming the crop. Once they trim this crop or prune the orchids, then they resume fertilizer treatment and they irrigate the crop, and subsequently it leads to flowering, and thus fruit formation happens. So this is Bahar treatment. In this treatment there should be no heavy rains or heavy irrigation. So but what happened in the year 2021, in September and October there was exceptionally heavy rains which led to crop destruction, and there was no flowering because of excess heavy rainfall, and bacterial diseases started happening in the lemon tree. So that's why demand was of course high, but supply got disrupted because of crop destruction. So that's why the prices are so high, and it is not going to come down in the next few months, and the experts are saying that this trend will continue for a period of next 6 or 7 months. Okay, so the next topic is Black Sea. So you know that Moskva, a very important Russian warship, has been drowned, and it has sunk because of a Ukrainian missile strike. But of course Russia is saying that it sunk because of a fire on board. Well, anyways, in both cases this is a big reversal for Russian war against Ukraine, and this will of course put a question mark on the Russian offensive in the city of Odessa. And let's see the map of Black Sea first. So this is Black Sea, this is Russia, this is Georgia, this is Turkey on the south, this is Ukraine on the north, then there is Romania, there is Bulgaria. Okay, so these are the countries which share borders with the Black Sea. You have to remember this because there is a good chance that there might be a question on this Black Sea or these areas of Sea of Azov, Sea of Marmara or Aegean Sea. Okay, so this is the area where you can see Istanbul. This is actually Bosphorus Strait. So if you want to enter Sea of Marmara, you can enter it through the Bosphorus Strait, and from Sea of Marmara to Aegean Sea, this narrow area is called the Dardanelles Strait. Okay, so what is the significance of Black Sea for Russia? Of course, it provides Russia an opening towards the Mediterranean Sea, or at least the eastern Mediterranean Sea. From this particular area, Russian Navy can extend its power and it can display its power beyond the Black Sea. So you know that in the Arctic, in the north, there is a threat of moving for warships.
That's why Black Sea, even the Black Sea Fleet, which was created in 1783, becomes a very important part of Russian Navy's adventures abroad. So you know that Russian Navy operates in Black Sea, Sea of Azov, and even Eastern Mediterranean because of this Black Sea Fleet. So they have it. They're headquartered in Sevastopol. Sevastopol is of course in Crimea, which Russia annexed in 2014, and this Black Sea provides Russia with a stepping stone to Mediterranean, as well as acts as a strategic buffer between NATO and Russia. Okay, so what is the significance of Black Sea for Russia? Like I've told you, that it allows Russia to become a southern maritime power, and it enables Russia to have its power projection into areas where Russia previously had limited influence, like the areas of central Mediterranean. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.